नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड। इस बार होगी पंचकुला हलके के विकास, जन समस्या और मुद्दों पर चर्चा और होगी पंचकुला से बीजेपी के विधायक और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से सीधी बात। पंचकुला से बीजेपी विधायक और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का राजनीतिक सफर लंबा और काफी दिलचस्प रहा है। जिस पार्टी से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की, उसी का दामन थामे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। लगातार दूसरी बार पंचकुला से जीत दर्ज करने और पार्षद से मेयर और विधायक से स्पीकर तक का सफर तय करने वाले ज्ञानचंद गुप्ता जी से होगी बात, लेकिन उससे पहले उनके राजनीतिक सफर से जुड़ी देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ की राजनीति से सियासत का ककहरा सीखने वाले ज्ञानचंद गुप्ता के राजनीतिक सफर की शुरुआत चंडीगढ़ में बीजेपी संगठन से हुई। नगर निगम के पहले कार्यकाल के दौरान यहां के मेयर रहे। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान फिर से बीजेपी के टिकट पर सेक्टर 20 और 33 के वार्ड से चुनाव लड़ा। इस दौरान ही ज्ञानचंद गुप्ता ने तय कर लिया था कि उन्हें अब हरियाणा की राजनीति में शामिल होना है। साल 2004 में उन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया। चंडीगढ़ बीजेपी की राजनीति करते हुए ही ज्ञानचंद गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साल 1995 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के संगठन मंत्री थे। ज्ञानचंद गुप्ता ऐसे पहले विधायक हैं जो चंडीगढ़ के मेयर भी रह चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से मेयर रहा कोई दूसरा नेता आज तक न तो विधायक बना और न ही मंत्री। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानचंद गुप्ता ने जीत दर्ज करते हुए इनेलो के कुलभूषण गोयल को भारी मतों के अंतर से हराया और 2019 के चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की। पंचकुला विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले के बीच बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने 5385 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई को पराजित किया। पंचकुला से दूसरी बार बीजेपी विधायक बने ज्ञानचंद गुप्ता को 14वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही सर्वसम्मति से स्पीकर चुना गया। कुल मिलाकर ज्ञानचंद गुप्ता का सियासी सफर बीजेपी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो पंचकुला से बीजेपी के विधायक और विधानसभा के मौजूदा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का राजनीतिक सफर जो है जितना लंबा रहा है उतना दिलचस्प भी रहा है। जिस पार्टी से करियर की शुरुआत की उन्होंने, उसी पार्टी के साथ अभी भी बने हुए हैं। हालांकि ये बहुत कम देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी पार्टी के साथ अपने सफर की शुरुआत करे वो उसके साथ जो है लंबे वक्त तक बना रहे। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हैं उन कुछ एक नेताओं में से हैं जो अपनी बात के भी पक्के हैं और अपने वायदे के भी पक्के हैं, और जिस पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी अपने सियासी सफर की, उसी पार्टी के साथ अभी भी बने हुए हैं। तो पंचकुला से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है बीजेपी के टिकट पर, और पहले ऐसे विधायक हैं जो चंडीगढ़ के मेयर भी रह चुके हैं। और आज बात होगी पंचकुला में हुए इनके कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों को लेकर। दूसरे कार्यकाल का 2 साल ये पूरा कर चुके हैं। 2 साल में कुल मिलाकर 7 साल में कितना हुआ है पंचकुला का विकास, इस पर हम करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इससे पहले हम आपसे इस पर बातचीत शुरू करें। धन्यवाद कन्या जी, आपका हल्के को लेकर, बिल्कुल आपके हल्के को लेकर, वहां के मुद्दों और समस्याओं को लेकर बातचीत हम शुरू करें। इससे पहले हम चाहते हैं आप भी सुने आपके क्षेत्र की जनता की क्या समस्याएं हैं और आपसे वो क्या चाहते हैं। भी ऐसे हैं जो बीपीएल के लिए जूझ रहे हैं और उनको बीपीएल नहीं मिल रहे हैं, और कितने दिन से विधायक जी करें जो सबके बीपीएल बन जाएंगे। यहाँ पर बहुत लोगों की ऐसे हैं जो सब सरकारी सर्विस हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको बीपीएल है, और जो बहुत गरीबों सब हैं उनको बीपीएल नहीं है। और इसलिए मैं विधायक जी से ये कहूँगी, मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी से, जो भाई साहब इसको सावधान आप कीजिए, आप इसको सभी को बीपीएल बनाया जाए। बीपीएल तो ये करीब 2-3 साल से हो गया, ऐसे बीपीएल नहीं बन रहा 4 साल से। काम तो देखिए जी, ये सेक्टरों में व्यवस्था ऐसी है, कॉलोनी में तो बहुत ही व्यवस्था खराब है इसमें तो जी। और यहाँ कॉलोनी में कई मुश्किलें लोगों को, जनता को सामना करना पड़ रहा है। एक तुम्हारे बिजली के बिल का है, राशन कार्ड का है, गलियों का है, नालियों का है, स्ट्रीट लाइट का है। और यहाँ जी एक काम बहुत ही गंभीरता चल रहा है
जो नशे वाला, इसमें बहुत प्रजा खराब हो रही है। झगड़े मारकाट रोजाना होती है जी यहाँ। हैं, कोई यहाँ दबाव नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई दबाव नहीं है। हैं, लोग बेधड़क घूमते हैं, बेधड़क नशा बेचते हैं और बेधड़क झगड़ा करते हैं। सर जी, हमें वो चाहिए राशन, हमारा बीपीएल कार्ड बनवाओ। हमें 6-7 साल हो गए बनवाए हुए राशन कार्ड को। मेरे आदमी को मरे हुए 35 साल हो गए, पर मेरे को कोई राशन नहीं मिलता। नहीं, पूरे लॉकडाउन में नहीं मिला। एक दिन मिला था लॉकडाउन में बस राशन मेरे को, और पूरे लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला मेरे को। गाड़ी वाले आते फिर भी नहीं मिलता मेरे को, यही समस्या है मेरी। सर कि हमारे इलाके में राजीव कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, गांव बुंडलपुर है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे राशन कार्ड है, विधवाएं हैं, मजदूर लोग हैं, उनके आज तक राशन कार्ड बीपीएल के नहीं बने पिछले 7 साल में। और जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए था उसका आज तक इन्होंने, विधायक जी ने कोई सर्वे नहीं करवाया। जिससे गरीब लोग हैं उनको राशन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी जो राजीव और इंदिरा कॉलोनी है, पिछले 2 साल पहले जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उन्होंने उद्घाटन किया था कि राजीव इंदिरा कॉलोनी वासियों को हम फ्लैट देंगे सेक्टर 20 और 28 में। उसके बारे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जबकि हमारे से हुड्डा विभाग ने 1995 में एक ही मरले प्लाट के पैसे जमा करवाए थे, अलॉटमेंट लेटर भी हमारे पास हैं। 1995 से लेके आज तक हमारे को प्लाटों को कब्जा नहीं दिया गया। और दोबारा हमारे से फ्लैट के नाम पर पब्लिक को गुमराह करके इन्होंने फ्लैट के पैसे जमा करा लिए 2010 में। और 1 करोड़ 10 लाख की जो राशि है हमारी हुड्डा विभाग के पास जमा है। ना ही हमारे को प्लाट मिले आज तक, ना ही फ्लैट मिला। तो हमारी तो मांग ये है विधायक जी से कि वो हमारे को जवाब दें कि करोड़ों रुपए लेने के बावजूद भी हमारे को प्लाट क्यों नहीं मिले हैं। जबकि हरियाणा में, करनाल में, नमस्ते चौक सेक्टर 16 में, यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विधायक हैं, उन्होंने 2-2 मरले के प्लाट दिए थे। उसकी कॉस्ट थी 1,09,200 रुपये। तो उसी तरह हमारी राजीव इंदिरा कॉलोनी वासियों को 2-2 मरले के प्लाट पंचकुला में दिया जाए। ये हमारी डिमांड है कि विधायक जी कब तक हमारे को ये प्लाट उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारी कॉलोनी में 7 नंबर वार्ड में शरेआम गलियों में नशा बिक रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक गलियों में जो ये काम अभी भी खुलेआम हो रहा है। मतलब दूसरी समस्या यह है कि बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ 7 साल हो गए हैं, अभी तक किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बना है। और उन्हीं लोगों के कार्ड बने हुए हैं जो मतलब भरपूर संपूर्ण है, उन्हीं को मिलता है राशन। हमारा ये कॉलोनी की समस्या है। हमारी कॉलोनी को आज तक अवैध ही कहा गया है। मैं विधायक जी से यही कहना चाहूँगी कि हमारे 1995 से लेके आज तक जो भी हमारे हुड्डा में पैसे भी जमा है और सब कुछ जमा होने के बाद भी आज तक इस कॉलोनी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा और हम लोग ऐसे नरकी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें इस कॉलोनी का जो भी है इस समाधान इसका किया जाए। तो जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने अपनी तमाम तरह की समस्याएं बताई। बीपीएल राशन कार्ड की एक समस्या ऐसी बनी हुई है जो अभी तक हल नहीं हो रही है। लोगों की शिकायत है पिछले 7 साल से राशन कार्ड नहीं बना है, जिसकी वजह से वो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी यहाँ पर नशे की बात भी लोगों ने की कि नशे की समस्या भी बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। और जो सबसे बड़ी समस्या जो पिछले काफी साल से बनी हुई है वो है अवैध कॉलोनियों को वैध करने की पुनर्वास का सपना जो है वो अभी भी यहाँ पर लोगों की आंखों में बसा हुआ है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और साल दर साल इस बात को लेकर नेता भी वायदे करते रहे हैं और सरकारें भी पुनर्वास का आश्वासन देती रही हैं, लेकिन अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। आगे इस पर बातचीत हम करेंगे विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी से, लेकिन उससे पहले जो प्रतिद्वंदी के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से खड़े हुए थे योगेश्वर शर्मा, आपके नेता, उनकी भी बात सुन लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं और उनकी क्या मांग है, डिमांड है मौजूदा विधायक से। पंचकुला में सौंदर्यकरण के नाम पे भी भ्रष्टाचार चरम पर है। आपने देखा है सौंदर्यकरण के नाम पर ये पुरानी टाइलें जो कि ठीक हैं उनको निकाल कर नई टाइलें लगाते आ रहे हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। पेंटिंग्स की जा रही है दीवारों पे, सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है। मेन एंट्रेंस जहाँ से पंचकुला हाउसिंग बोर्ड से आप अंदर घुसते हो उसकी सड़क ही पूरी टूटी पड़ी है। मतलब आपका रिपेयर पे तो कोई ध्यान है ही नहीं, जो काम करने का है वो नहीं आप कर रहे। इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें टूटी पड़ी हैं। मतलब सड़कों के विकास के लिए, सड़कों की रिपेयर के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन पुराने बस स्टैंडों को जो कि ठीक थे उनको तोड़ कर नया बनाया जा रहा है बस स्टॉप्स को, ठीक है।
बस स्टैंड को कुछ भी रिपेयर नहीं किया है, वो भी बदहाल पड़ा है पिछले 7 सालों में, वहाँ भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब पूरे पंचकुला में फैसिलिटीज़ के नाम पे कोई भी काम नहीं किया गया। तो जो स्थानीय निवासी हैं उनकी बात आपने सुनी, और जो आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव में पंचकुला से खड़े हुए थे योगेश्वर शर्मा, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ सवाल खड़े किए हैं, तो इनके जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी के विधायक, पंचकुला से विधायक हैं आप, और मौजूदा स्पीकर भी हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। एक बार फिर से बहुत स्वागत है सर आपका। और आपने भी वो तमाम बात सुनी जो अभी हमने यहाँ पर अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई। आपके क्षेत्र की जनता जो है क्या आपसे डिमांड कर रही है, जो समस्याएं हैं। पहली समस्या जो मैं आप यहाँ बात करना चाहूँगी इस वक्त, वो बीपीएल कार्ड को लेकर है। लोगों ने कहा 7 साल हो चुके हैं, अभी तक जो है नहीं बन रहे हैं और इससे बेहद परेशानी हो रही है। देखिए कान्हा जी, बिल्कुल जो अभी आप राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के लोगों से एक बार बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने जो समस्या बताई, सबसे बड़ी समस्या बीपीएल कार्ड को लेकर के है। देखिए, बीपीएल के कार्ड का सर्वे 2011 में जब हमारा सेंसस हुई थी 2011 में, उसके पश्चात क्योंकि सेंसस नहीं हुई है, बीपीएल के कार्ड का रिवीजन ही हुआ। 2011 के अंदर जो राशन कार्ड जो बीपीएल लाइन में थे उनके कार्ड बने थे, और उसके पश्चात अब 2021 के अंदर दोबारा से नेशनल लेवल पर सेंसस होने वाली है, और उसके पश्चात जो ही सेंसस कंप्लीट होगी, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों के जो राशन कार्ड है वो निश्चित तौर पर बनेंगे। लेकिन मैं एक आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक गरीब लोगों को राशन का सवाल है जी, सरकार ने, चाहे वो कोविड काल का समय था या आज भी, पूरे पंचकुला के अंदर फ्री जो अपने गेहूं देने का काम, अभी भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के आदेश पर 10-10 किलो गेहूं जो है वो सभी कार्ड धारकों को बिल्कुल, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अन्नपूर्णा उत्सव मनाया गया प्रदेश में, लेकिन अभी जो आपने सुनी वो भी यहाँ पर उन लोगों ने अपनी बात रखी जो इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से महरूम रह गए। अगर ये समस्या उन्हें पेश आई है तो फिर इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, आज ये ऐसा है कान्हा जी कि अभी हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र वो पूरे प्रदेश के अंदर बनाए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो 1 लाख सबसे गरीब परिवार हैं, उन सब परिवारों को हम, जो प्रदेश सरकार है, वो सभी फैसिलिटीज देंगी जो गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। उस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। लगभग 80,000 के करीब जो परिवार पहचान पत्र बन सके हैं, और लगभग 1 लाख जब पहचान पत्र, जो परिवार पहचान पत्र जो सबसे गरीब आदमी हैं उनके बन जाएंगे, तो उनको ये सारी सुविधाएं जो है हम देना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक बात और, जो राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के गरीब भाइयों ने कही मुझे, हेलो जी हम सुन पा रहे हैं सर आपको, वो थी पुनर्वास के बारे में। पुनर्वास के बारे में देखिए, ये बात सही है कि चौधरी भजनलाल जी के टाइम और उसके पश्चात दोबारा से फिर 2008 के अंदर गरीब लोगों से पुनर्वास के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन उनको सिर्फ धोखे में रख के वोट लेने के लिए ये प्रयास किया गया, और वोट लेकर के उनका पुनर्वास नहीं किया गया। लेकिन हमने सर, ये पुनर्वास में किसने ढिलाई दिखाई? क्या आप मानते हैं, क्या ये कहने का मतलब है आपका कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनकी कमी खामी रही, उनकी वजह से पुनर्वास नहीं हो पाया, या जो प्राधिकरण है उसकी यहाँ पर हिला हवाली रही, अधिकारियों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और प्राधिकरण की वजह से ही आज तक ये मामला अटका हुआ है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी जिन्होंने पुनर्वास को लेकर के कुछ सीरियसनेस, जो एक उनके मन के अंदर एक करुणा या दया होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई, जिसके कारण पुनर्वास। लेकिन सरकार की अगर पॉलिसी थी, सरकार ने लोगों से पैसे लिए थे, तो उनको पुनर्वास करना उसी समय करना चाहिए था। लेकिन केवल वोट उनको बटोरने के लिए उनसे धोखे में रख करके उनसे पैसे भी जमा कराए गए, और उनको ना कोई प्लॉट दिया गया, ना कोई फ्लैट दिया गया। हमारी सरकार ने कहा कि हम
अभी भी पीपीपी मोड के हमने पूरी लेबर कॉलोनीज का सर्वे कराया है। लगभग 5600 जो झुग्गी झोपड़ी हैं पूरे पंचकूला के अंदर हैं, उन सभी का हम पुनर्वास करने जा रहे हैं और पीपीपी मोड के ऊपर यहां हम उनको फ्लैट बना करके दे रहे हैं। सेक्टर 20 के अंदर और सेक्टर 28 के अंदर हमने जगह चिन्हित कर ली है। 40 एकड़ जगह सेक्टर 20 के अंदर है और 18 एकड़ जगह सेक्टर 28 के अंदर है, जहां हम इन सभी लेबर कॉलोनी वासियों का जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं पुनर्वास करेंगे ताकि इनके जीवन के अंदर कुछ सुधार आ सके। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले ये काम शुरू किया गया था, लेकिन वो कितना आगे बढ़ा है उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट वहाँ जो रहने वाले लोग हैं जो पैसा हुडा विभाग को जमा करवा चुके हैं, कोई अभी तक नहीं है जानकारी। अभी ये क्योंकि ये कहना जी देखिए, क्योंकि बड़ा टेंडर है, लगभग हमने कहा है कि 7500 फ्लैट जो हैं वो हम बना करके देंगे और उसके हम पीपीपी मोड के ऊपर, प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के ऊपर ये फ्लैट्स हैं बनाए जाएंगे और वो इन हमारे गरीब भाइयों को हम देंगे। और उनके अंदर भी जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से विशेष जो गरीब लोगों के लिए योगदान है, उनके लिए जो कंसेशन उन्होंने दिया उसका लाभ भी इन सभी गरीब लोगों को हम देंगे। और इसके अलावा मैं कायनात जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बात सही है कि ये लेबर कॉलोनी की समस्या जो राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के अंदर हमने यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल 1.5 करोड़ रुपया दे करके यहाँ पर गलियों का निर्माण, सारी की सारी गलियां जो हमने राजीव कॉलोनी के अंदर, इंदिरा कॉलोनी के अंदर, वो सारी गलियां हमने पक्की कराई और उसके अंदर जो जहां पर भी बिजली के अंदर कई बार करंट लगता था, बिजली की सारी तारों को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। और पानी की व्यवस्था हमने, पहले पानी की बहुत कमी थी, आज पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है किसी प्रकार से। हाँ, एक बात जो कुछ मेरी बहनों ने कही है वो नशे के बारे में हम पूरी तरह से सचेत हैं, चाहे वो राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी का एरिया है या पुलिस की पेट्रोलिंग को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए कि पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं रहती है और जब सूचित किया जाता है किसी घटना के बारे में तब भी बहुत देरी से पुलिस वहां पहुंचती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी की सिचुएशन, उसकी जो वहाँ का बनावट है वो इस प्रकार से है कि आम आदमी को वहाँ पहुँचने में बड़ी देर लगती है। ये कहाँ इंसिडेंट हुआ है, क्या कोई खड़ा है, क्या कोई पकड़ा जा रहा है, वो देखने में पुलिस को थोड़ा देर लगती है। लेकिन हम पूरी तरह से सचेत हैं इस नशे को बंद करने के लिए, नशे की रोकथाम के लिए। मैंने बार बार अपने जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी सचेत किया है। और कायनात जी मैं आपको इसके अलावा जो क्योंकि ये राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी की प्रॉब्लम जो एक राशन की और ये पुनर्वास की समस्या है, मैंने जो पिछले 7 साल के अंदर लगभग 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस पंचकूला विधानसभा के अंदर किए हैं। और मैं आपको उनकी सूची भी, उनमें से मोटी मोटी जो सूची है वो पढ़ करके भी बता भी देता हूँ कि NH 73 का जो ये सड़क है 15 साल तक कांग्रेस के शासन के अंदर बनी नहीं। हर बार ये कहा जाता था कि NH 73 बनाएंगे, उसका काम एक बार शुरू भी किया, फिर वहां से मटेरियल उठा लिया गया। हमारी सरकार आई 2015 के अंदर, नेशनल हाईवे 73 वो बनना शुरू हुआ और लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये नेशनल हाईवे बना है। इसके अलावा पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लगभग 200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनकर के बन गई, तैयार हो गई है। क्लासेस जो हैं वो पिछले साल हमने यहाँ पर शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो पंचकूला के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल था उसको हमने अपग्रेड करके 300 बेडेड हॉस्पिटल किया, पूरी तरह से उसको एयर कंडीशन करा करके आज वो जो हॉस्पिटल है पूरे प्रदेश के अंदर सबसे बेस्ट हॉस्पिटल जाना जाता है। और इसके अलावा अभी और 200 बेडेड का जो मदर चाइल्ड का जो केयर हॉस्पिटल है, जो गायनी हॉस्पिटल है, उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वो भी कुछ ही देर के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके अंदर सेक्टर 26 के अंदर भी हमने जो वो सारी सुविधाएं सेक्टर 6 हॉस्पिटल के अंदर मिल रही हैं, उसके वहां पर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं और जो ये गायनी की जो समस्या है इसका भी वहां पर हमने समाधान किया है। इसके अलावा हमने आज म्यूनिसिपल कार्य, जब अभी मेरे भाई योगेश्वर शर्मा बात कर रहे थे कि
सड़कों का जो काम है वो शायद नहीं हुआ। हमने पिछले 7 साल के अंदर 400 करोड़ रुपए की सड़क लगा करके पंचकूला की सारी सड़कों को एक बार से रीप कारपेट कराया है। कुछ एरियाज कई बार बरसात, क्योंकि आजकल बरसात के दिन है, बरसात के दिनों के अंदर उनकी रिपेयर करना, उनको रिकंस्ट्रक्शन करना, उनकी रिकारपेटिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारा ये फिर भी प्रयास है कि पंचकूला की सड़कें जो हैं वो ठीक रहें। और जहां तक बिजली की बात है, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 8 घंटे या 10 घंटे बिजली आती थी। आज जब से हमारी सरकार आई है, पंचकूला प्रदेश का पहला जिला बना है जिस जिला के अंदर 24 घंटे बिजली, वो गांवों के अंदर भी आज 24 घंटे बिजली हमने दे लेकिन यहीं पर जिन कॉलोनियों की हम बात कर रहे हैं सर, वहां पर बिजली मीटर ना होने की शिकायतें जो हैं वो भी पिछले दिनों आपने भी देखी और सुनी होंगी, और कई लोगों ने आरोप भी लगाए थे। तो सभी बिजली के मीटर तो हर मकान के अंदर बिजली के मीटर लगे हुए हैं और स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। बाहर हमने खंभों के ऊपर मीटर लगे हुए हैं। आप राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के अंदर जाकर के देखिए कि स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं वहां पर। इसके अलावा जो 66 केवी सब स्टेशन और 33 केवी सब स्टेशन, ये 2 सब स्टेशन का निर्माण हमने अभी इन्हीं दिनों के अंदर किया है, जिसका हम अभी उद्घाटन अगले हफ्ते या 10 दिन में करने वाले हैं। और पानी की दृष्टि से कायनात जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के अंदर बिजली, ये जो पानी की बहुत कमी थी, हमने कजौली वाटर वर्क्स जो भाखड़ा मेन कनाल से जुड़ा हुआ है वहां से अपना शेयर लिया और 12 MGD जो वाटर है वो हम यहाँ लेकर के आए। लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन जो है वो कजौली से लेकर पंचकूला में डाली गई। इसके अलावा हमने पूरे गांवों के अंदर लगभग जो 40 नए ट्यूबवेल गांव के अंदर लगाए और 40 करोड़ रुपए की लागत से जो पानी की सारी लाइनें ये थी, पिछले 7 साल में आपने अपने स्तर पर काम करवाया। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, अभी तो ये शुरू किया है मैंने। अभी इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ पर जो अपना आयुष का जो है वो 500 करोड़ रुपए की लागत से जो आयुष का एम्स बनने जा रहा है, जो फर्स्ट फेज जिसका बनना कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। उसके अलावा पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर जिसके अंदर क्लासेस शुरू हो गई हैं, लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बना है। PWD रेस्ट हाउस 32 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाया है। और सेक्टर 1 के अंदर जहां पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या हमारे जो ये चैम्बर्स हैं, लॉयर्स चैम्बर, जो हमारी जुडिशरी की चैम्बर है, वहां पर 35 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया है हमने। अब हरियाणा के अंदर पंचकूला केवल एक ऐसा जिला था जिस जिला के अंदर हरियाणा रोडवेज का डिपो नहीं था। ये हरियाणा रोडवेज का डिपो पहली बार मैंने विधायक बनने के पश्चात लगभग यहाँ 76 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 170 बसें भी आई हैं और जो वर्कशॉप है उसका निर्माण कार्य जो इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के अंदर पूरा हो चुका आपने है। बताया कि बहुत सारे आपने कई अपनी कार्य योजनाओं को यहाँ पर गिनवाया, परियोजनाएं आपने बनवाई, लगभग 4000 करोड़ रुपए के 4000 करोड़ रुपए के नए काम। हम पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करें तो क्या लगता है कि उसमें और आज में कितना बड़ा अंतर आ गया? उस वक्त जो काम हुए पंचकूला के लिए और आज जो पंचकूला दिखाई दे रहा है जिस तरह से, वो कितना ज्यादा फर्क आप देख रहे हैं? देखिए कान्हा जी, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचकूला के विकास के लिए बहुत ज्यादा पेन भी ले रहे हैं, चिंतित भी रहते हैं। और पंचकूला डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसकी बैठक हर साल होती है, और अब तो क्योंकि पंचकूला को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया, और उस दृष्टि से पंचकूला मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के पश्चात अब क्योंकि उसके ऊपर यहाँ के ऑफिस बनना शुरू हो गया, तो पंचकूला का विकास और तेजी से होगा। देखिए, टूरिज्म की दृष्टि से, पंचकूला के विकास की दृष्टि से यहाँ पर मोरनी के अंदर नए शुरुआत की गई हैं। पैराग्लाइडिंग शुरू हुआ है, पैरासेलिंग की शुरुआत हो रही है, ट्रैकिंग शुरू हुई है, और पंचकूला में फिल्म सिटी बनने इसके लिए भी शुरुआत हो चुकी है।
और पंचकूला के विकास की दृष्टि से कई बार हमें ये लगता था कि जो मोहाली है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से तरक्की कर रहा है। उसका हमने कारण ढूंढा कि हमारे जो आईडी और ईडी के रेट थे जो मोहाली के अंदर थे उनसे कई गुना ज़्यादा थे। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि अगर हम अच्छे ढंग से पंचकूला का विकास चाहते हैं तो हमें ईडी और आईडी के रेट मोहाली से कम करने पड़ेंगे। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ईडी और आईडी के रेट मोहाली से भी कम कर दिए हैं, 1/3 कर दिए हैं। आज FAR बढ़ा करके मोहाली से ज़्यादा कर दिया है। और मैं समझता हूं कि जो ये विकास के कार्य शुरू हुए हैं, चाहे वो ये जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के ये विकास के कार्य आगे और बढ़ने वाले हैं। और विकास के कार्य जो हैं वो आगे जो मैं समझता हूं कि हमने तो कैसे आप लगभग आगे 4000 3 करोड़ साल रुपए के कार्य, उसके कार्यकाल अलावा आपका अभी भी शेष बचा है दूसरे कार्यकाल का, तो किस तरह से और तस्वीर बदलती दिखाई देगी? और जैसे जी हमने शुरुआत की थी कि जो कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां, और सरकार ने कई कच्ची कॉलोनी को पक्का करने, अवैध को वैध करने की बात भी यहाँ पर की है। भू स्वामित्व भी यहाँ पर सरकार एक योजना चला रही है, उसके तहत अब कितने लोगों को अपना घर जो है वो मिल जाएगा? और ये कॉलोनियां जो है सरकार इसको लेकर क्या प्लान कर रही है? हाँ जी कट गया था जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो इंदिरा कॉलोनी और राजीव कॉलोनी है, ये समस्या कब हल हो जाएगी? क्योंकि आप भी जानते हैं, आपने खुद इस मुद्दे को उठाया था 2016 में, जब आपने खुद यहाँ पर सदन के अंदर सवाल किया था विधानसभा के बजट सेशन के अंदर, और पूरा यहाँ पर बताया गया था कि कितना करोड़ यहाँ सरकार लगा के कहाँ कहाँ फ्लैट देने वाली है। लेकिन अभी भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो पुनर्वास होना था अभी तक नहीं हो पाया है। बाट जो रहे हैं, पैसा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए वो जो जिस योजना बना करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल वोट लेने के लिए वो एक ड्रामा किया। लोगों से किसी से 2500 जमा करा लिए, किसी से 8000 जमा करा लिए, लेकिन उनको एक भी प्लॉट या एक भी कहीं पर फ्लैट आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया। लेकिन हमने उस योजना को पूरे सिरे से चढ़ाने के लिए हम बड़ी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। और PPP मोड के ऊपर अब जो फाइनल स्टेज के ऊपर टेंडरिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। जो ही टेंडर होकर के, क्योंकि इसके अंदर बड़ी जो एजेंसीज हैं, बड़ी कंपनियां आने वाली हैं जो इसको बनाएंगी, तो मैं समझता हूं कि जल्दी ही जो ये राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और खड़ग मंगोली, ये 3 जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर मैं समझता हूं कि जो स्लम्स भी हैं और ये झुग्गी झोपड़ी है, तो इनको हम फ्लैट देने के लिए पूरा जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही एक आखिरी हम सफल भी होंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, जो राशन को लेकर यहाँ लोगों ने अपनी बात कही कि BPL राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, राशन भी नहीं ले पा रहे हैं, ये समस्या कब हल हो जाएगी? इसके लिए आगे क्या प्रयासरत हैं आप? नहीं, देखिए जैसा कायनात जी, BPL कार्ड को लेकर के बिल्कुल सही है कि लोगों की इच्छा है कि हम उनका बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बने जी। क्योंकि 2011 की सेंसस के बाद अब सरकार का ये है कि 2021 के अंदर जब सेंसस होगी, उस लिस्ट से लेकर के जो BPL लेवल के अंदर जो लोग आएंगे, उन लोगों के राशन कार्ड जो हैं 2021 के अंदर होना था। ये कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ है। मुझे लगता है कि 2022 के अंदर सब लोगों के जो BPL कार्ड जो डिजर्विंग है उनके BPL कार्ड बनेंगे। और इसके अलावा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, जिस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो सबसे गरीब 1 लाख जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, उनको सबसे पहले उनकी जो गरीबी को कम करने के लिए जो कम से कम 1,80,000 जिनकी इनकम है, वो ऐसे लोगों को 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है, उन लोगों को ये सभी सुविधाएं BPL की अच्छे ढंग से मिल सके और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा परिवार पहचान पत्र जब बन जाएंगे तो। और आप कह रहे हैं कि जल्द ही ये काम जो है वो हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, ये प्रोसेस पूरा होने वाला है और जो आस और उम्मीद आपके क्षेत्र की जनता आपसे लगाकर बैठी हुई है वो जल्द ही पूरी होने वाली है, इस बात का आश्वासन आपने यहाँ पर दिया है। तो आज हमने बात की
पंचकुला से बीजेपी विधायक और मौजूदा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी से, जहां पंचकुला की जनता ने कई समस्याएं यहां पर अपनी सामने रखी, तो उन तमाम समस्याओं को हल करने का आश्वासन जो है वो विधायक महोदय ने दिया है। साथ ही ये भी बताया कि काम जो है तेजी से सरकार कर रही है और आने वाले जो 3 साल हैं, जो अभी 3 साल का उनका कार्यकाल शेष बचा है, उसमें और जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।